नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर 25 रहेगी आज, जिसके अंदर हम भारत की विदेश नीति, जो क्लास नंबर 24 में हम देख रहे थे भारत की विदेश नीति, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, भारत की विदेश नीति का भाग नंबर 2। दोस्तों 3 भागों के अंदर ये हम कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है मित्रों, आपका क्वेश्चन कोई ना छूटे, इसलिए हर एक चीज आपके सामने रखने का मैं प्रयास यहाँ पे कर रहा हूं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखिए आज की क्लास। सभी साथी एक बार शेयर करें, लाइक करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हिस्ट्री यानी इतिहास विषय पेपर फेस्ट के लिए और राजनीति विज्ञान, जिसका एक टॉपिक और शेष बचा है जो मैं नेक्स्ट में क्लास में करवा दूंगा आपको, तो ये सभी आपको पीडीएफ है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। वहां से पीडीएफ के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं और साथ के अंदर आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें ले सकते हैं। चलते हैं मित्रों, कल हम देख रहे थे भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, जिनके अंदर एक विशेषता हमारी बची थी 8 नंबर की, जो आज हम देखते हैं दोस्तों। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण की नीति, भारत की जो विदेश नीति है उसकी विशेषताओं के अंदर अंतिम विशेषता है हमारे सामने अस्त्र शस्त्र नियंत्रण की नीति। भारत अपनी विदेशी नीति के अंतर्गत शस्त्रीकरण की होड़ को समाप्त करना चाहता है। भारत अपनी विदेश नीति के अंतर्गत यानी शस्त्रीकरण, अब सभी देश है जो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लगे हुए हैं, उसकी होड़ सब देशों में है कि मेरे पास इतने, मेरे पास इतने, लेकिन भारत ये चाहता है कि ये होड़ है ये समाप्त हो, जितने हैं उतने पास रखो और सुखी जीवन जियो। दोस्तों 1945 में अमेरिका ने, 1949 में पूर्व सोवियत संघ ने, 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस ने तथा 1964 में चीन ने परमाणु हथियार निर्मित किए हैं। कौन कौन से देशों ने कब कब परमाणु हथियार निर्मित किए हैं जो जानकारी देखिए। 1945 में अमेरिका है, 1949 में पूर्व सोवियत संघ है, 1952 में ब्रिटेन है, 1960 में फ्रांस है और 1964 में चीन है। दोस्तों भारत के द्वारा इनका क्या किया गया है, विरोध किया गया है। जो भी परमाणु हथियार जिस भी देश ने जिस समय बनाए उस समय भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। दोस्तों 1963 के अंदर पीटीबीटी आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए भारत ने, लेकिन 1964 में इस संधि के गलत नियमों के कारण भारत इससे अलग हो गया। तो पीटीबीटी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत ने हस्ताक्षर 1963 में किया। 64 में जो नियम थे, क्योंकि जो भी ये संधियां बना रहे थे ये बना रहे थे सभी विकसित देश, तो वो है जो विकासशील है या अभी जो अविकसित देश है उनको क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, इसलिए भारत इससे अलग हो गया। 1968 में एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो परमाणु अप्रसार संधि पर भी भारत ने क्या नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे है सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 1996 में भारत द्वारा इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि ये सभी संधियां विकसित राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीतियों पर आधारित है। जो भी ये 3 संधियों के बारे में हमने पढ़ा है सभी है विकसित राष्ट्रों की और भेदभाव कर रहे हैं ये विकसित जो विकासशील और अविकसित देश है उनके साथ, इसलिए भारत इनके साथ हस्ताक्षर नहीं करता है, नहीं जुड़ता है इन संधियों के साथ। भारत की परमाणु नीति 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में घोषित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पहले प्रयोग नहीं करना है। भारत की परमाणु नीति, भारत किसी भी देश के साथ पहले परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा। अगर अगला देश कुछ करता है तो भारत फिर पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों ये थी हमारी जो भारत की विदेश नीतियां हैं उसकी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे एक एक देश के साथ। भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, इनके साथ भारत के पड़ोसी संबंध कैसे हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखने चाहते हैं पाकिस्तान के साथ संबंध। दोस्तों देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जाम में इससे बाहर बने, बहुत आसानी के साथ आप समझ जाओगे। देखिए, पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के उपरांत किया गया, क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा भारत का ही था। 1947 में इसको अलग देश बनाया गया था। पाकिस्तान के साथ प्रमुख भूमि यानी क्षेत्रफल तथा जल संबंधी विवाद प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। भूमि विवाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर वाला, और जल संबंधी विवाद भी पाकिस्तान के साथ भारत का शुरू से रहा है। दोस्तों समय समय पर इन्हें दूर करने के लिए संधि और समझौते किए भी गए, लेकिन
हर संधि समझौता निष्फल होता जाता है दोस्तों। विभाजन के समय रियासतों के एकीकरण की समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत है जो रियासतों में विभक्त था, तो जो ऐसा कानून था कि जो रियासत भारत के साथ रहना चाहती है वो भारत के साथ रह सकती है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है पाकिस्तान के साथ रह सकती है, स्वतंत्र अपनी रहने चाहती है तो स्वतंत्र रह सकती है। तो यह विभाजन है, इस समय समस्या उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जम्मू कश्मीर को संधि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद तथा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के बाद, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के बाद भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर है जिसमें वहां के राजा ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इस वजह से भारत में आ गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह, क्योंकि राजा था वो जाना चाहता पाकिस्तान के साथ, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारत में मिलाया गया। और हैदराबाद जो रियासत थी उसको ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन पोलो पुलिस ऑपरेशन था ये, जिसके द्वारा भारत के अंदर मिलाया गया था दोस्तों। आगे देखिए, पाकिस्तान के साथ कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मैग्नाटन योजना डिक्सन प्लान बनाया गया 1950 में, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। पाकिस्तान के साथ जो भारत है और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या है, ये आज़ादी के समय से चली आ रही है, तो इसको सुलझाने के लिए 1950 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किया था, एक मैग्नाटन योजना बनाई, एक डिक्सन प्लान बनाया, लेकिन ये दोनों के दोनों प्लान और योजनाएं असफल रही दोस्तों। 1947 की रेड क्लिफ सीमा रेखा के द्वारा भी सीमा संबंधी विवाद का हल नहीं किया जा सका। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है वो रेखा, लेकिन इसके द्वारा भी जो सीमा का विवाद है वो खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं हम नदी जल बंटवारे संबंधी समस्याओं की। नदी जल बंटवारे संबंधी समस्याएं, पहला है आपके सामने सिंधु नदी जल समझौता। देखिए मित्रों, सिंधु नदी, सिंधु भारत में बहती हुई आगे पाकिस्तान की ओर जाती है, तो विवाद तो होना ही है दोस्तों। कैसे, देखिए, दिसंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य संपन्न हुआ। जो सिंधु नदी जल समझौता है ये किन किन के मध्य हुआ है, कब हुआ है? 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य दोस्तों, जिसमें निम्न प्रमुख नदियों के जल बंटवारे में शामिल किया गया: सतलज नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और सिंधु नदी। इन सभी नदियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के मध्य सितंबर 1965 में भारत पाक प्रथम युद्ध कच्छ के रण को लेकर लड़ा गया। यह तो है जो ऊपर हमने देखा, जो जल समझौता, ये तो था जल को लेकर, लेकिन क्षेत्रफल को लेकर भी जो विवाद है वो है। इसी को लेकर जो 1965 में भारत पाक प्रथम युद्ध हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। कच्छ के रण को लेकर प्रथम युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। आगे देखिए मित्रों, 24 सितंबर 1965 को युद्ध प्रारंभ हो गया, 24 सितंबर 1965 को, और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया गया, यानी कि एक समझौता किया गया जिसके बाद युद्ध को विराम लग सके दोस्तों। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य रूस की मध्यस्थता से जो ये ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों। मतलब ताशकंद समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान मध्यस्थता किसने की थी? रूस ने इसमें की थी दोस्तों। लेकिन आज भी जो ये क्षेत्र है ना हमारा कच्छ के रण वाला, इसको लेकर विवाद वैसा का वैसा ही बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है 3 दिसंबर 1971 को, भारत पाक दूसरा युद्ध। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश जो 1971 में भारत से अलग हुआ था, इससे पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था दोस्तों, तो के निर्माण हेतु लड़ा गया था। और 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य संपन्न हुआ। यह शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट पड़ सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन भी आता है इससे बार बार, याद रखना आप, सेकंड ग्रेड में पहले भी आ चुका है। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। शिमला समझौता क्यों हुआ था? तो भारत पाक द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके विराम के लिए हुआ था दोस्तों। किन किन के मध्य? इसमें भाग किसने लिया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने।
शिमला समझौते में भारत व पाक के मध्य आपसी विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्तालाप के द्वारा विवादों को हल करना तय किया गया। जो शिमला समझौता हुआ था, इसके अंदर यह तय किया गया कि आगे से अगर कोई भी विवाद होगा तो उसको वार्ता के द्वारा, यानी द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही उसका समाधान निकाला जाएगा। दोस्तों, यह समझौता आज भी प्रासंगिक है दोस्तों, यानी वैसा का वैसा ही चल रहा है। आगे देखिए मित्रों, पाकिस्तान के साथ 1984 में सियाचिन ग्लेशियर विवाद को सुलझाया गया, अर्थात सियाचिन के दुर्गम स्थल पर इसकी सुरक्षा भारत द्वारा की जाएगी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत यहां पर चलाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहता था दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों कारगिल युद्ध। देखिए कारगिल युद्ध, भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। 27 जुलाई 1999 से प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विजय दिवस 27 जुलाई 1999 के बाद प्रतिवर्ष हम इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय चलाकर ही समाप्त किया गया था दोस्तों। भारत और पाक के मध्य आपसी समन्वय में वृद्धि के लिए रेल, बस व अन्य कूटनीतिक संबंधों को संचालित किया गया। इसके अंदर सबसे पहले आती है रेल यात्रा। देखिए मित्रों, रेल यात्रा में समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस अटारी से लाहौर चलती है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इसको शुरू किया गया था। थार एक्सप्रेस है, ये खोखरापार से मुनाबाब राजस्थान में है, मुनाबाब से खोखरापार पाकिस्तान तक चलती है। 2006 से मनमोहन सिंह सरकार के समय इसको प्रारंभ किया गया था। ये दो समन्वय कि अच्छा रिश्ता बना रहे भारत पाकिस्तान का, इसलिए रेल सेवाएं शुरू की गई। इसके साथ बस सेवाओं का भी संचालन किया गया। दिल्ली से लाहौर फरवरी 1999 में सदा ए सरहद के नाम से दिल्ली से लाहौर बस संचालन किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद 2006 में, अमृतसर से लाहौर 2006 में और नानक साहिब से अमृतसर 2006 में। ये तीनों की तीनों बसें हैं कारवां ए अमन के नाम से शुरू की गई, और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं। भारत द्वारा समय समय पर पाकिस्तान के साथ वार्ताओं का आयोजन किया गया है, जैसे आगरा शिखर वार्ता 2001 वाजपेयी मुशर्रफ। समय समय पर भारत और पाकिस्तान के मध्य वार्ताएं होती रहती है कि आपसी विवाद है उसको वार्ता के द्वारा आसानी से हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि यह शिमला समझौते के अंदर तय किया गया था। अब बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ निम्न जलीय क्षेत्रों पर विवाद है। अभी किन किन पर? बगलीहारी बांध परियोजना चिनाब नदी पर है, उस पर। तुलबुल नौ परिवहन योजना है जो झेलम नदी पर है, उस पर। और किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। इन तीनों जो परियोजनाएं हैं, इन पर पाकिस्तान के साथ अभी भी विवाद चल रहा है दोस्तों। इनमें से जो आपकी ये क्वेश्चन है तुलबुल नौ परिवहन योजना, इसके बारे में जो आपके 2016 में सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन भी आया है। इसके साथ 2005 के अंदर क्रिकेट कूटनीतिक वार्ता हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें भारत से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और परवेज मुशर्रफ ने यह वार्ता संपन्न की थी दोस्तों। तो क्रिकेट कूटनीतिक वार्ता कब हुई है? 2005 के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रयास है हमारा, वो है नया वीजा समझौता। नया वीजा समझौता 2012 विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा द्वारा और पाक विदेश मंत्री हिना रबानी के द्वारा यह वार्ता हुई, यह समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के नियम है जो सरल बनाए जाएंगे। तो जो नया वीजा समझौता है ये कब हुआ? 2012 में। किनके मध्य? भारत के विदेश मंत्री और पाक के विदेश मंत्री के मध्य। इस समझौते का उद्देश्य था कि जो पाकिस्तान के नागरिक है उनको भारत में वीजा देने के जो नियम है उनको थोड़ा सा सरल बनाया जाए। भारत के द्वारा दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सकल डिप्लोमेसी अपनाई गई, अर्थात यात्रा की कूटनीति अपनाई गई जो सफल नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में ये प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ सकल डिप्लोमेसी अपनाई थी, लेकिन इनकी भी कूटनीति यहां पर काम नहीं कर पाई और ये भी असफल हो गई। जनवरी 2016 में इसके बाद, यानी जो सकल डिप्लोमेसी अपनाई थी, प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर आए थे, लेकिन इसके जस्ट बाद जनवरी 2016 में इसके बाद पठानकोट आतंकवादी हमला हुआ,
तथा दिसंबर 2016 में उरी सेना के कैंप पर हमला किया गया। इसके बदले में सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया, जो क्या रहा, सफल रहा दोस्तों। अब बात करते हैं मित्रों आगे हम चलकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्य विवाद का मुद्दा क्या रहा है, आतंकवादी घटनाएं। जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है पाकिस्तान के साथ उनको जोड़कर देखा जाता है। तो देखिए, दिसंबर 2001 के अंदर संसद पर हमला जो है आतंकवादियों ने हमला किया। मई 2006 में मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उन पर आतंकवादी हमला हुआ। 26/11/2008 में ताज होटल जो बॉम्बे में है वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। 13 मई 2008 जयपुर बम विस्फोट की घटना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हम देखते रहते हैं दोस्तों। तो ये सभी है जो पाकिस्तान है, जो हम समन्वय वहां पे चाहते हैं, शांति जो चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको तोड़ना चाहता है। यहां पे एक कथन दिया गया है, माइकल ब्रेसर ने, नेहरू जीवनी लिखी और उसने कहा था, भारत पाकिस्तान अघोषित युद्ध की स्थिति में रहते हैं। अघोषित मतलब इनके मध्य कभी भी युद्ध हो सकता है, कोई घोषित नहीं है कि इनके मध्य युद्ध नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। अब यह था पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध। आगे हम बात करते हैं भारत से 1971 में अलग हुए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध। बांग्लादेश का निर्माण भारत द्वारा 16 दिसंबर 1971 को करवाया गया। तो बांग्लादेश कब बना है? 16 दिसंबर 1971 को, जिसमें 3 दिसंबर 1971 वाला युद्ध अहम स्थान रखता है। 3 दिसंबर 1971 वाला जो युद्ध हुआ था वो अहम स्थान इसमें रखता है। 1972 में तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, 1972 यानी जब यहां से अलग हो गया तो वहां पर अलग राष्ट्रपति बन गए, मुजीबुर रहमान ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ 25 वर्षीय एक संधि संपन्न की। नेक्स्ट साल 1971 में पाकिस्तान बना है, 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश ने बनते ही नेक्स्ट साल वहां पर चुनाव हुए, राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनके वहां के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति के साथ एक संधि की। संधि की लिमिट थी 25 वर्ष तक, 25 वर्षीय संधि, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों का निर्धारण करना था। आपसी संबंध है उनका निर्धारण करना। आगे देखिए मित्रों, बांग्लादेश के साथ 1975 के बाद नदी जल बंटवारे की समस्या तथा सीमा रेखा के निर्धारण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। अलग देश बना है, देश बनने के बाद जो नदियां हैं उनका पानी जाता है उन देश में भारत से होकर, तो नदी जल जो जल विवाद है ये तो होना ही है। इसके साथ सीमा रेखा, नया देश बना तो सीमा रेखा का तो विवाद होना ही था, तो ये दोनों विवाद सामने आए। और 1977 में फरक्का नदी जल विवाद पैदा हुआ। 1977 के अंदर कौन सा हुआ? फरक्का नदी जल विवाद, जिस पर तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। दिसंबर 1996 में पुनः इस विवाद को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ संपन्न किया, जिसमें गंगा नदी के जल को एक निश्चित मात्रा में बांग्लादेश को देना तय किया गया। तो पहले जो 1977 के अंदर विवाद खड़ा हुआ तो मोरारजी देसाई ने समझौता का प्रयास किया, सफल रहा। लेकिन 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा ने यह प्रयास किया तो यह क्या हो गया? सफल हो गया। और इस समझौते के तहत जो गंगा नदी आपके जाती है बांग्लादेश में, एक निश्चित सीमा कि इतना पानी है जो बांग्लादेश को देना ही है। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, आगे है मोहरी नदी जल विवाद। ये त्रिपुरा राज्य में बहने वाली नदी है, जिसका कुछ हिस्सा किस में जाता है? बांग्लादेश में बहता है। तो त्रिपुरा राज्य में बहती हुई बांग्लादेश में जाती है, तो मोहरी नदी के जल को लेकर विवाद हो गया। बाकी है न्यूमर द्वीप विवाद। ये न्यूमर द्वीप देखिए मित्रों, बांग्लादेश की खाड़ी में उभरा द्वीप, जिस पर बांग्लादेश दावा करता है। वर्तमान में यह द्वीप है जो वापस डूब चुका है। तो यह द्वीप है बांग्लादेश की खाड़ी में था, सीमा भारत की वहां पर लगती थी, तो भारत इस पर आधिपत्य दे रहा था और पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी ये चाहता था कि ये मेरा द्वीप है। इसको लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन वर्तमान में अपने आप शांत हो गया, क्योंकि वापस ये द्वीप है, इस पर पानी आ गया। तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी 2011 में मनमोहन सरकार ने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। 2015 में नरेंद्र मोदी ने स्थायी समझौता किया। तीस्ता नदी जल विवाद शुरू से लेकर, जब से बांग्लादेश बना तब से लेकर यह विवाद चल रहा था। मनमोहन सरकार ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। और 2015 में स्थायी कानून के तहत
यानी स्थायी समझौता किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब से यह विवाद भी शांत है दोस्तों। इसी के साथ एक नया विवाद जो था सीमा को लेकर, 3 बीघा गलियारा समस्या। 3 बीघा गलियारा समस्या, देखिए 26 जून 1992 को 3 बीघा गलियारा स्थायी रूप से बांग्लादेश को दिया गया, लेकिन इस पर अंतिम समझौता नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में किया। तो 2015 तक जब तक स्थायी समझौता नहीं हुआ था, दे दी तो 1992 भी थी। जो ये 3 बीघा स्थायी गलियारा है ये पाकिस्तान को दे दिया था, सॉरी बांग्लादेश को दे दिया था ये, लेकिन फिर भी विवाद यहां पर चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में बांग्लादेश के साथ एक स्थायी समझौता किया। उसके बाद यह है जो कानून के तहत बांग्लादेश की हो गई, मतलब वर्तमान में यह क्षेत्र कानून के द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया है दोस्तों। चकमा शरणार्थी समस्या 1975 से लेकर वर्तमान तक बनी हुई है। बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आते हैं, यह समस्या 1975 से शुरू हुई है, जो वर्तमान में वैसी की वैसी ही हमारे सामने आती है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता से ढाका, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी और ढाका बांग्लादेश की राजधानी के मध्य बस सेवा जून 1999 में प्रारंभ की गई तथा 2008 में कोलकाता से ढाका रेल सेवा, जिसको मैत्री सेवा नाम से जानते हैं, प्रारंभ की गई। तो बांग्लादेश और भारत के मध्य बस सेवा भी है और रेल सेवा भी है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है आपके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 2013 में प्रत्यर्पण संधि की गई, अर्थात एक दूसरे के साथ रक्षा, कूटनीतिक, सांस्कृतिक तथा हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान बनाया गया 2013 के अंदर। 2014 में भारत बांग्लादेश समुद्री सीमा के लिए समझौता किया गया न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा। जो भी समुद्री सीमा है उसका भी हल निकाला गया 2014 के अंदर। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने हेतु समझौता किया। वर्तमान में भारत में बांग्लादेश के संबंध अच्छे बने हुए हैं दोस्तों। तो यह था भारत का बांग्लादेश के साथ रिश्ता। आगे चलते हैं और बात करते हैं चीन के साथ रिश्ता या चीन के साथ संबंधों की, भारत की चीन के साथ संबंध। बहुत खबरें सुनते हैं आप न्यूज के अंदर इनके बारे में। तो देखिए 1949 में साम्यवादी चीन की स्थापना हुई, जिसे सबसे पहले भारत द्वारा मान्यता प्रदान की गई। 1949 में जब साम्यवादी चीन बनी तो सबसे पहले साम्यवादी चीन को सपोर्ट मिला था किसका? भारत का दोस्तों। 1914 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा का समझौता हुआ। तो ये मैकमोहन सीमा रेखा भारत चीन के मध्य ये कब बनी थी? 1914 के अंदर बनी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। 29 अप्रैल 1954 में दोनों देशों के बीच तिब्बत के क्षेत्र निर्धारण हेतु पंचशील समझौता हुआ, जो अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? पंचशील के सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, और ये दिए थे तिब्बत विवाद को लेकर। तिब्बत की सीमा को लेकर विवाद था, उसको लेकर ये दिए गए थे दोस्तों। भारत और चीन सीमा विवाद मुख्य है, जिसे सुलझाने के लिए दोनों देशों द्वारा संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है 1992 से लेकर एक दल बनाया गया है दोनों देशों के द्वारा, जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद चल रहा है इसका समझौता किया जाए और समझौते के द्वारा इसको संपन्न किया जाए दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत सारे साथी है जो ये जानना भी चाहते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं LOC, एक पढ़ते हैं LAC, ये है क्या? तो भारत और चीन के मध्य LOC LAC रेखाओं का निर्धारण किया गया है। LOC यानी पुरानी सीमा रेखा और LAC यानी वर्तमान सीमा रेखा जो चेंज की गई है। समझे मित्रों? LOC पुरानी वाली, LAC नई वाली। भारत व चीन के मध्य गिलगित और बलूचिस्तान पर चीन का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया है। वह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन है जो गिलगित और बलूचिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां की ओर घुस रहा है। इससे भारत को खतरा है, क्योंकि चीन चाहता है चारों ओर से भारत को मैं घेरूं, चारों ओर सीमाएं मेरी भारत के लगे दोस्तों। भारत और चीन के मध्य सहयोग हेतु ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2008-9 में की गई।
ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है मित्रों? 2008-9 के अंदर। 5 देश है ब्रिक्स के अंदर, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका। 5 देश ब्रिक्स के अंदर सम्मिलित है ये समझौते। इसकी 2012 और 2017 की बैठक कहां पर हुई है? भारत के अंदर आयोजित हुई है दोस्तों। ब्रिक्स में एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में संघाई चीन में स्थापित किया गया दोस्तों। ब्रिक्स के द्वारा स्थापित है ये एनडीबी बैंक, है चीन के संघाई के अंदर, और 2015 में इसकी स्थापना हुई। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2008-9 में दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे इन बैंक में इन 5 राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त पूंजी लगाई गई है तथा बैंक का अध्यक्ष नंदन नीलेकणी है दोस्तों। आगे बात करते हैं चीन की डंपिंग नीति की। डंपिंग नीति इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन के द्वारा निर्मित माल भारतीय बाजार में औसत से सस्ता बेचा जाता है, इसलिए भारतीय पूंजीगत बाजार को अत्यधिक नुकसान होता है। क्योंकि भारतीय बाजार के अंदर जब चीनी सामान आता है, अब भारतीय माल जो बनता है, सामान बनता है, वो अगर बनता है 100 रुपए का, उस पर खर्च आता है और 200 रुपए में उसको बगैर या 110 रुपए में यहां पे बेचते हैं भारतीय सामान को, लेकिन चीन वो का वो सामान यहां पर 50 रुपए में बेच देता है। तो भारतीय माल को यहां पर बहुत, यानी भारतीय, ये समझो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों। इसी के साथ चीन द्वारा भारत के खिलाफ चलाई गई मोतियों की माला नीति, यह है क्या मोतियों की माला? देखिए मित्रों, इस नीति के अंतर्गत चीन के द्वारा समुद्री क्षेत्र में भारत को चारों ओर से घेरने की नीति बनाई गई है। मोतियों की माला, एक एक टापू जो है, एक एक द्वीप है, उस पर चीन कब्जा करके भारत को समुद्री सीमा में चारों ओर से चीन घेरना चाहता है दोस्तों। आगे देखिए, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के द्वारा पैकेज डील व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया है, जिस पर भारत सहमत नहीं है। चीन है जो सीमा विवाद है, चाहे थल सेना है चाहे जल सेना है, जो थल सीमा है या जल सीमा है, ये दोनों की दोनों जो सीमाएं हैं, इनको सुलझाने के लिए एक पैकेज डील बना रहा है, लेकिन उस डील के साथ भारत क्या नहीं है? समझौता नहीं करना चाहता है। चीन के बाद आता है दोस्तों नेपाल के साथ संबंध। बात करते हैं नेपाल के संबंधों की। नेपाल के साथ भारत के संबंध। भारत और नेपाल दोनों के मध्य प्राचीन समय से सांस्कृतिक समानता रही है। नेपाल ये माना जाए तो ये समझो कि भारत का ही हिस्सा है, सेम जैसा भारत वैसा का वैसा ही नेपाल। और यह देश हिमालय पर्वत के साथ चीन और भारत के मध्य बसा हुआ है, इसलिए इसे बप्पर स्टेट कहा जाता है। यह बप्पर स्टेट क्या होता है? देखिए मित्रों, ऐसा देश या क्षेत्र जो बड़े 2 राष्ट्रों के मध्य स्थित हो और जिसकी अपनी समुद्री सीमा ना हो। नेपाल के ना तो कोई समुद्री सीमा है, एक साइड चीन लगता है, दूसरी साइड भारत लगता है, बीच के अंदर बसा हुआ है। 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है और सीमा भी बड़े देशों के साथ लगती है, ना इसकी कोई क्या है? समुद्री सीमा है, इसलिए इसको बप्पर स्टेट बोला जाता है। कभी कभी नेपाल को 2 चट्टानों के मध्य खिले हुए फूल की संज्ञा भी दी जाती है। 2 चट्टानें कौन सी? भारत और चीन, इनके मध्य खिले हुए फूल नेपाल की संज्ञा इसको दी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं संबंधों की नेपाल के साथ। तो देखिए, नेपाल के साथ 1816 में सुगोली संधि की गई। 1816 की बात है, बहुत पहले की बात। तथा 1950 में स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल मित्रता और व्यापार संधि भी की गई। इसी संधि का नवीनीकरण 2009 में किया गया। इस संधि की जो मुख्य शर्तें हैं वो कौन कौन सी? पहली शर्त है मुक्त आवागमन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। मुक्त आवागमन का मार्ग है वो प्रशस्त किया जाए। रक्षा और विदेशी मामलों में आपसी सलाह से कार्य किया जाए। रक्षा का मामला हो या विदेशी मामला हो, उसमें आपसी सलाह से कार्य किया जाए। मुक्त व्यापार के लिए एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाए। मुक्त व्यापार के लिए एक दूसरे के हितों का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं नेपाल और भारत के मध्य विवादों की। तो भारत और नेपाल के मध्य सहयोग और विवाद के क्षेत्र, पहला विवाद देखिए, काला पानी विवाद। उत्तराखंड क्षेत्र में नेपाल से बहकर आने वाली काली नदी के पानी पर विवाद है। काली नदी है जो आपके नेपाल से बहती हुई उत्तराखंड में आती है, उसको लेकर पहला विवाद। दूसरा विवाद है कोसी नदी जल विवाद। कोसी नदी जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं ना, उसी की बात हो रही है, कोसी नदी जल विवाद।
इसे बिहार का शोक कहा जाता है। भारत ने इस नदी के जल के उपयोग करने हेतु कोसी एवं गंडक परियोजनाएं निर्मित की है दोस्तों। भारत और नेपाल के मध्य जल के मुद्दे पर नियम समझौते किए गए। कौन कौन से? 4 है दोस्तों। शारदा बांध परियोजना 1927, कोसी नदी जल समझौता 1954, गंडक नदी जल समझौता 1959 और महाकालेश्वर नदी समझौता 1996। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें से कोई सा भी बन सकता है। शारदा बांध परियोजना किन देशों के साथ समझौते के तहत की गई? इनसे क्वेश्चन चारों से बनकर आ सकता है, तो याद रखना इनको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। आगे देखिए, भारत और नेपाल के मध्य अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के बाद एचआईटी समझौता किया गया। भारत और नेपाल के मध्य एचआईटी समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2014 में। नेपाल में 2006 में राजतंत्र से लोकतंत्र को बहाल किया गया। राजतंत्र था, 2006 के अंदर वहां पर लोकतंत्र आया तथा 2008 में चुनाव के बाद संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए सहयोगात्मक समाधान भारत ने प्रदान किया। पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था। 2006 में लोकतंत्र की वहां पर स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है संविधान निर्माण की, क्योंकि संविधान के बिना देश चलाना मुश्किल होता है। तो इसकी समस्या नेपाल के सामने आई। तो 2008 में जब ये समस्या चुनाव हुए तो उसके बाद समस्या आई, तो भारत में इसमें सहयोग किया। भारत नेपाल पनबिजली समझौता 2014। नेपाल में अरुणा नदी पर 900 मेगावाट की जल विद्युत योजना को सहमति प्रदान की गई है। भारत और नेपाल ने पनबिजली समझौता किया था 2014 में, जिसके द्वारा जो अरुणा नदी है उस पर 900 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए जल विद्युत योजना लागू की जाएगी। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं भारत और नेपाल के मध्य निम्न शहरों में विकास के लिए समझौता। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारत और नेपाल के मध्य किन किन शहरों में? देखिए, काठमांडू नेपाल का तो भारत का वाराणसी, जनकपुरी नेपाल का तो अयोध्या क्या भारत का, लुम्बिनी कहां का है? नेपाल का, बोधगया भारत का। इन्हें सिस्टर सिटी समझौता भी कहा जाता है। एक नेपाल एक भारत, एक नेपाल एक भारत, एक नेपाल एक भारत। यह समझौता हुआ दोस्तों इन शहरों के विकास को लेकर। 2015 में दिल्ली से काठमांडू बस सेवा का शुभारंभ भी किया गया 2015 में। वर्तमान में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली है तो अपने आप क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही हम देखेंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं मित्रों। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचा कुचा भाग है उसको हम कंप्लीट यहां पर देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए कुछ हम ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। स्टोर के अंदर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।